वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज से मेरी क्लास में फिर स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, हम लोग जो लेसन पढ़ रहे थे उस लेसन का नाम था सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम लोगों ने आपको 3 वीडियो इससे पहले बताए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो क्रम से देखे होंगे। देखो, उन वीडियोज में मैंने आपको उत्प्रेरण के प्रकार तक आपको बता दिया था। जो भी स्टूडेंट्स आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट यही है कि वो जो वीडियोस हैं वो देख ले, जिससे आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आ सके। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है उत्प्रेरक के गुण। ठीक है, उत्प्रेरक के लक्षण या जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पर मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है। बेसिकली ये काफी कुछ लिखा होना ये चीज मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स ये क्वेश्चन है। मतलब हर पॉइंट पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है और वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले काम ये करिए कि देखो, ये लिखना तो मुश्किल से 5 मिनट का काम है, आप स्क्रीनशॉट लोगे और लिख लोगे। मगर आपके लिए जरूरी इस चीज की है क्योंकि आपको हर पॉइंट के आगे उसकी डिटेल लिखनी है। इसलिए आप ध्यान से पहले इसको सुनिएगा, जब वीडियो फिनिश होगा, खत्म होगा, उस समय स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं उत्प्रेरक के लक्षण पर। सबसे पहला जो गुण लिखा हुआ है कि जो उत्प्रेरक जो होते हैं उसकी जो भार है, मतलब उसकी जो मात्रा है और जो उसका रासायनिक संगठन है वो कंप्लीट रिएक्शन में पूरी अभिक्रिया के दौरान अनचेंज रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप पहले इसको पढ़ लीजिए जिससे आपको आइडिया रहे कि क्या लिखा हुआ है। उत्प्रेरक भार तथा रासायनिक संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। देखो, हमने आपको बताया था जो कैटलिस्ट होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो आप बताओ, उसकी थोड़ी सी मात्रा आप डालोगे तो थोड़ी सी मात्रा डालने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा या घट जाएगा। चूंकि उन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो किया नहीं है, केवल उसके वेग को बढ़ाया है या घटाया है। तो हम क्या कहते हैं कि चूंकि वेग को बढ़ाया घटाया है, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसका मतलब उसका जो अमाउंट था वो तो बदले ही नहीं। भाई बदलता तो तब जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता, उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो जो उसकी मात्रा थी, जो उसका वेट था, वो बदलेगा नहीं, वो अपरिवर्तित रहेगा। अभिक्रिया पूरी होने के बाद जितना लिया था उतना ही वापस मिल जाएगा। दूसरी चीज, उत्प्रेरक चूंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है तो वो रिएक्शन करेगा नहीं। अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो कुछ और चीज में बदलेगा नहीं, मतलब जो चीज हमने ली थी एक्चुअल वही चीज मिलेगी। मतलब उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, जो उसका सूत्र है, वो नहीं बदलता है। हाँ, कुछ जगहों पर आपको भौतिक अवस्था बदलती हुई दिखाई देगी, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से पाउडर, इस तरह से चीजों में चेंजेस हो सकता है, बट जो उसका अमाउंट है और जो उसका केमिकल कंपोजिशन है वह बदलता नहीं है। ये उत्प्रेरक का पहला गुण है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्प्रेरक के दूसरे गुण की। देखो, उत्प्रेरक का जो दूसरा गुण है उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए बहुत थोड़े से उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, मतलब लिटिल अमाउंट की आवश्यकता होती है। देखो, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अधिकांश अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। तो आप खुद बताओ, जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता उत्प्रेरक तब तो ढेर सारा उत्प्रेरक लग जाता, मगर उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करना नहीं है। तो जब करना ही नहीं है पार्टिसिपेट, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि थोड़ा सा भी उत्प्रेरक अगर आप रिएक्शन में डाल दोगे, कैटलिस्ट अगर आप थोड़ा सा भी रिएक्शन में डाल दोगे, तो हम क्या देखेंगे कि उस रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है या घट जाता है। मतलब थोड़े से अमाउंट से ही वो काम हो जाता है, दुनिया भर के अमाउंट की हमें आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारा सेकंड हो गया। इसमें लिखेंगे क्या, चूंकि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं इसलिए उनकी अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होती है। तीसरे पॉइंट को देखिए, ये तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा उत्प्रेरक है वो कार्य कैसे करता है। मतलब कहने का ये हुआ, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर हम किसी रिएक्शन में
कोई उत्प्रेरक को मिला दें तो वो अभिक्रिया के वेग को या दर को कैसे बढ़ा देता है या अभिक्रिया की दर को कैसे घटा देता है। तो अभिक्रिया को बढ़ाने के पीछे, उसकी दर को घटाने के पीछे जो लॉजिक है, पहले उस लॉजिक को पहले आप शब्द के तौर पे याद करिए, फिर मैं समझाता हूँ। सबसे पहले याद रखिए कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी को जब वो कम कर देते हैं, जिस वजह से रिएक्शन का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, जो दर क्या हो जाती है वो बढ़ जाती है। अब देखो, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। आप एग्जाम्पल से समझोगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। देखो, हमने क्या काम किया, एक परीक्षा ली, पेपर लिया और आपसे कहा कि आप 12th क्लास में हो और आपको ग्रेजुएशन में पहुंचना है, मतलब आप रिएक्टेंट हो, आपको प्रोडक्ट में पहुंचना है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम क्रॉस करना पड़ेगा, जिसको आप कहते हो ना बोर्ड एग्जाम क्रॉस करना पड़ेगा। तो जो जनरली होता क्या है, कई सारे बच्चे एग्जाम देते हैं नॉर्मली, उनमें से थोड़े बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करते हैं, और बाकी जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो पास होकर के आगे चले जाते हैं। तो अब आप खुद से देखिए, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल रिएक्शन जैसे होती है ना, नॉर्मल तरीका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका होता है, जो पेपर बनाता है, यदि वो पेपर थोड़ा सा हल्का बना दे, थोड़ा सा सरल बना दे, तो आप खुद देखोगे जो स्टूडेंट हैं वो फटाफट किस में बदलने लगेंगे, प्रोडक्ट में, मतलब पास होने लगेंगे। जो रिएक्टेंट है वो फटाफट किस में बदलने लगेगा, प्रोडक्ट में। क्यों? पेपर सरल था, सारे बच्चे पास हो रहे हैं, तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। और अगर मान लो हमने पेपर को कठिन बना दिया, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्टूडेंट उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो स्टूडेंट अगली क्लास में नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट में नहीं पहुंच पाएगी। तो देखो, एक तो था नॉर्मल पेपर, जनरली जो बच्चे पेपर दे रहे थे वो बच्चे आगे जा रहे थे, कुछ फेल हो रहे थे, नॉर्मल था ये। अगर सरल बना दिया तो फटाफट स्टूडेंट पहुंच गए, और कठिन बना दिया तो स्टूडेंट थोड़े से धीमे धीमे पास हो रहे थे, कुछ फेल हो रहे थे। तो हमने क्या देखा कि पेपर का हमने लेवल हल्का कर दिया तो स्टूडेंट के पास होने की दर बढ़ गई, और पेपर का लेवल कठिन कर दिया तो स्टूडेंट के पास होने की दर घट गई। कुछ ऐसा ही होता है। देखो, इसमें 3 तरह के कलर दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लैक कलर है, एक ब्लू कलर है और एक ग्रीन कलर है। जो ब्लैक कलर है ये नॉर्मल पेपर है। नॉर्मल पेपर का मतलब है ये स्टूडेंट है, या कहें तो रिएक्टेंट है, अभिकारक है। तो ये अभिकारक है, इनकी कुछ ना कुछ तो ऊर्जा होगी ही। भाई, कोई भी स्टूडेंट होगा, अगर वो 10वीं पास करके 11वीं में आया, 12वीं में आया है, तो उसको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, और उसको एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पर पहुंचना है। मतलब कोई रिएक्शन है, वो अभिकारक से क्या बनाना चाहती है, प्रोडक्ट बनाना चाहती है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट किस में बदलना चाहता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में। मतलब जो एनर्जी रिएक्टेंट की होगी वही एनर्जी प्रोडक्ट की भी होगी ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में पहुंचना है, और प्रोडक्ट में पहुंचने के लिए एक पेपर को क्रॉस करना पड़ेगा, बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। ब्लैक कलर का बैरियर है वो। तो देखो, जो उसकी खुद की ऊर्जा है ER, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की ऊर्जा। और जिस बैरियर की जो ऊर्जा है, मतलब जितना पेपर लेवल पास करना पड़ेगा, उसकी जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं देहली ऊर्जा। ETH लिखा हुआ है, देखो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ये ETH। ETH को बोलते हैं देहली ऊर्जा, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये जो EA है, ये क्या है, सक्रिय ऊर्जा है। ये EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ कि अभिकारक के पास देहली ऊर्जा नहीं होती है, सारे अभिकारक अणुओं के पास देहली ऊर्जा नहीं होती है। ऑल रिएक्टेंट डू नॉट हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी, दे रिक्वायर्ड एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी। उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है देहली ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और वही जो अतिरिक्त एनर्जी है, एडिशनल एनर्जी है, जो देहली ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। जैसे मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी है 50 जूल और देहली ऊर्जा है 200 जूल, तो आप बताओ 50 से 200 तक जाने के लिए उसको कितनी एक्स्ट्रा चाहिए, 150 चाहिए ना। तो वो जो 150 जूल है वही कहलाती है देहली ऊर्जा। मतलब अभिकारक अणुओं को देहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है उसको हम सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। EA बराबर होता है ETH माइनस ER।
सक्रियण ऊर्जा। अब होता क्या है कि अगर हम उत्प्रेरक मिलाते हैं तो ये जो नॉर्मल पाथ है, ये जो नॉर्मल रास्ता है, ये नॉर्मल जो पेपर है, या तो वो हल्का हो जाता है, देखो लिखा है ना, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में पेपर हल्का हो गया, मतलब पेपर हमने सरल कर दिया, तो सक्रियण ऊर्जा क्या हो गई, घट गई। खुद देखो, अभी सक्रियण ऊर्जा थी इतनी, अब सक्रियण ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यहां से आप करोगे तो केवल इतनी सी हो जाएगी क्या, सक्रियण ऊर्जा। इसको आपको बनाना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा था मैं। बनाना तो जितना बना हुआ है वही आपको कॉपी में बनाना है। तो हमने देखा कि ये जो उत्प्रेरक है उसकी उपस्थिति से जो सक्रियण ऊर्जा है वह घट गई, और जब घट गई तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ा देते हैं, पेपर कठिन बना देते हैं, तो अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन होती है एक्टिवेशन एनर्जी की। तो हम सीधा सीधा स्टेटमेंट क्या याद रखेंगे कि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान में परिवर्तन कर देते हैं, जिसकी वजह से रासायनिक अभिक्रिया का वेग बदल जाता है। दैट इज सफिशिएंट। अगर कोई पूछे कि कैसे बदल जाता है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं। अब सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं, ये जब तक आपसे ना पूछा जाए तब तक आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक्सप्लेन इसलिए कर दिया क्योंकि पूछा जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जैसे ही कम करेंगे, हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने लगेंगे, और इससे अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। उसको हम बोलते हैं कि ये धनात्मक उत्प्रेरक ने काम किया है। और यदि उन्होंने सक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ा दिया तो फिर अभिक्रिया के जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में बदलने कम हो जाएंगे और अभिक्रिया का वेग घट जाएगा, और ऐसे उत्प्रेरक को हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3। समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट के बाद कंटेंट आप लिख लीजिएगा, मतलब एक लाइन लिखनी पड़ेगी, धनात्मक उत्प्रेरक कैसे काम करते हैं और ऋणात्मक उत्प्रेरक कैसे काम करते हैं, और उसके साथ में ये डायग्राम बनाइएगा, तब ये तीसरा पॉइंट आपका कवर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट बहुत सिंपल सा है, आप आसानी से समझ सकते हो। देखो, समझने से पहले आप एक उदाहरण देख लो, फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो आपके घर में 4 लोग हैं, भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है और बहन है। ठीक है, सभी 4 लोग हैं। अब होता यह है कि आपके मम्मी पापा किसी काम से कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं, किसी शादी में चले जाते हैं, और वो आपके पापा मम्मी कहते हैं कि आप लोग घर को अच्छे से संभालिएगा। तो वो आपके पापा मम्मी क्या करते हैं, आप लोगों को काम दे जाते हैं। आपसे कहते हैं कि आपका काम है, बहन का काम है, बेटा तुम भाइयों के लिए खाना बना देना, भाई का काम है तुम्हारा बर्तन धो देना, दूसरे भाई का काम है झाड़ू लगा देना, तीसरे भाई का काम है कपड़े धो देना। तो 4 लोगों के काम बटे हुए हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर एक भाई कहे कि मेरा काम झाड़ू लगाना है, आज मैं बर्तन धो दूंगा, तो दूसरा भाई कहेगा नहीं, मुझे बर्तन नहीं धुलवाने हैं, बर्तन तो केवल 4 निकलते हैं, तो मैं तो 4 बर्तन धो करके फ्री हूं, आप पूरे घर में झाड़ू आप लगाओ। मतलब जिसको जो काम दिया है वही तो काम करेगा। जैसे मान लो किसी बैंक में आप जाओ और वहां पर नोट गिनने वाला है, कैशियर है, तो वो उसका काम कैश गिनना ही तो होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो कैशियर का काम भी कर रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए मैनेजर का भी काम कर रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए किसी और चीज का काम कर रहा है, वो अलग चीज है। जहां स्टाफ की शॉर्टेज है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति को जो काम दिया जाता है आप वही तो करता है। जैसे हमने आपसे बोला कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये सब पढ़ते हो। हम आपसे बोले नहीं सोशल साइंस पढ़ो या सोशियोलॉजी पढ़ो, तो आप नहीं पढ़ोगे, कहोगे हम तो, हमारे तो कोर्स में ही नहीं है, हमारे लिए जो चीज है हम वही चीज तो पढ़ेंगे। ये चीज होती है स्पेसिफिक नेचर, इसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रकृति। वही जो कैटलिस्ट होता है, जो उत्प्रेरक होता है, वो क्या काम करता है, रिएक्शन को, किसी एक रिएक्शन को, स्पेसिफिक रिएक्शन को तो उत्प्रेरित करता है, दूसरी को नहीं करता है। समझिएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए आप खुद से देखो, हमने आपको सिखाया था अभी कुछ दिन पहले कि जो ओस्टवाल्ड विधि है, या ओस्टवाल्ड विधि समझ रहे हो ना, ओस्टवाल्ड विधि कहाँ यूज करते हैं, नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए। तो जो ओस्टवाल्ड विधि है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की जो ओस्टवाल्ड विधि है, उसमें कैटलिस्ट का काम कौन करता है, प्लेटिनम। ठीक है, पता है। उसके बाद आप थोड़ा सा देखो कि हमने देखा था कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसका जो हमने तापीय अपघटन किया था उसमें उत्प्रेरक कौन सा होता है, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये भी आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा। तो अब सोचो कि अगर हम MnO2 को कहां पर इस्तेमाल कर लें, ओस्टवाल्ड विधि में यूज कर लें,
तो क्या MnO2 ओस्टवाल्ड विधि में काम करेगा? क्या MnO2 ओस्टवाल्ड विधि के लिए भी उत्प्रेरक का काम करेगा? आप कहोगे नहीं करेगा, यहाँ पे तो उत्प्रेरक प्लेटिनम होता है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक रिएक्शन को तो उत्प्रेरित करेंगे, दूसरी रिएक्शन को उत्प्रेरित नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं करते हैं। देखो, दो तरह के कैटलिस्ट हैं, एक है एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, वो है हाईली स्पेसिफिक। एक रिएक्शन को उसने कैटलाइज कर दिया तो फिर वो दूसरी रिएक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होना है। और एक होते हैं जो आपके मेटल टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, ये मल्टी रिएक्शन में यूज हो जाते हैं, बट फिर भी हर एक रिएक्शन को सोचो एक ही कैटलिस्ट से काम हो जाए तो नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। देखो लिखा हुआ है, उत्प्रेरक सामान्यतः विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक उत्प्रेरक सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य नहीं करता है, वह विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए ओस्टवाल्ड विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक यूज होता है, पोटेशियम क्लोराइड के तापीय अपघटन में MnO2 उत्प्रेरक उपयोग होता है। यदि हम चाहें कि MnO2 उत्प्रेरक ओस्टवाल्ड विधि में इस्तेमाल हो जाए तो वह नहीं होता है। यही बताता है कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको आंसर डिक्टेट कर रहा हूं, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं लिख पाते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि जैसे A+B = D+E, आपको पता है जो रिएक्शन आगे की दिशा में हो और पीछे की दिशा में भी हो, जो रिएक्शन अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों से मिलकर बनी हो, मतलब जिसमें अभिकारक से उत्पाद बने और उत्पाद से फिर अभिकारक बने, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में होता यह है कि शुरुआत में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, अग्र अभिक्रिया है, वो तेज होगी, पश्च अभिक्रिया 0 वेग से होगी शुरुआत में। फिर जैसे जैसे समय बीतेगा अग्र अभिक्रिया का वेग घटेगा, पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब अग्र अभिक्रिया का वेग फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के, पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा। उस अवस्था को हम बोलते हैं रासायनिक साम्यावस्था। 11वीं क्लास में आप डिटेल में इसको पढ़ चुके हो। तो ये जो रासायनिक साम्यावस्था होती है, अगर हम उसमें कैटलिस्ट डाल दें तो देखो कैटलिस्ट क्या करता है? स्पीड बढ़ाएगा। मान लो उसने अग्र अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो अग्र अभिक्रिया की स्पीड को ही बढ़ाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। वो फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी इंक्रीज करता है और सेम रेशियो में इंक्रीज करता है, उसी अनुपात में बढ़ाता है जिस अनुपात में उसने अग्र अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया था। इस तरह से हम कहते हैं कि जो ओवरऑल रेट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो साम्य स्थिरांक है, उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसको देखो, आप ऐसा समझो, देखो एक अग्र अभिक्रिया है, इसका वेग स्थिरांक है 2, और एक जो पश्च अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक है मान लो 3। तो अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना हो गया? उसका अनुपात कितना हो गया? 2/3। तो ये Kc का मान कितना हो गया? 2/3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो गया? 2/3। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें कैटलिस्ट डाल दिया। मान लो C कोई कैटलिस्ट डाल दिया, तो C ने अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को भी इंक्रीज कर दिया, मतलब यहां पर 2 की जगह कितना कर दिया? 4। तो पश्च अभिक्रिया के वेग को भी ये इंक्रीज करेगा और 3 की जगह कितना कर देगा? 6। तो इस तरह से देखने से लग रहा है कि ये तो बदल गया, मगर बताओ 2/3 था और अभी क्या है? 4/6। अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 2/3 ही तो हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बदलते हैं, नो डाउट बदलते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अगर हम उत्प्रेरक को डालेंगे तो वह अग्र अभिक्रिया के साथ साथ पश्च अभिक्रिया के वेग को भी समान रूप से प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से जो साम्य स्थिरांक है उसके मान में परिवर्तन नहीं देखा जाता है। साम्य स्थिरांक का मान जितना पहले था उतना ही बाद में देखा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो साम्य स्थिरांक के मान को प्रभावित नहीं करते हैं। ये हो गया, उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट देखो, सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक अधिक प्रभावशील होते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक हैं। अब देखो ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं। देखो हमने क्या काम किया, कोई कैटलिस्ट लिया, एक कोई रिएक्शन हो रही थी हमारे पास, एक बीकर में मान लो हमने कोई रिएक्शन कराई, 2 चीजों को मिलाया, रिएक्शन हो रही थी।
हमने क्या काम किया, एक कैटलिस्ट का छोटा सा टुकड़ा लिया, एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है ना, एक बर्फ का टुकड़ा लिया और डाल दिया, कैटलिस्ट का टुकड़ा डाल दिया इतना बड़ा। हमने देखा रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई, नो डाउट बढ़ गई क्योंकि कैटलिस्ट डाला है। मगर हमने देखा कि जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ी है वो जो हम चाहते थे उतनी नहीं बढ़ी है। फिर हमने क्या किया, वही रिएक्शन दोबारा कराई, अब की उस टुकड़े को हमने पीस दिया, पाउडर बना दिया। तो हमने देखा वो पाउडर डाल दिया, तो वो पाउडर डालने से रिएक्शन फटाफट होने लगी, तेजी से होने लगी। तो हमने क्या देखा कि अरे यार रिएक्शन बड़े टुकड़े से नहीं हो रही है, पाउडर से ज़्यादा हो रही है। और जब पाउडर से ज़्यादा हो रही है तो मैं सोचा कि क्यों ज़्यादा हो रही है। तो हमने ये देखा कि जो बड़ा टुकड़ा था उसका जो पृष्ठ था, सरफेस था, क्योंकि देखो कैटालिसिस जो प्रोसेस है वो सरफेस पे होने वाली प्रक्रिया है, और सरफेस मतलब पृष्ठ पर, और पृष्ठ मतलब उस मान लो बड़ा टुकड़ा था उसका कुछ ना कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गई। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मान लो एक घन है, उसकी भुजा 1 मीटर लंबी है, तो आपको पता है कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ऐसे पढ़ा हुआ ना। तो इसी तरह से हमने देखा कि एक क्यूब है, अगर हमने पूरा का पूरा वो कैटलिस्ट के तौर पर डाल दिया तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया क्या था, थोड़ा सा कम था। मगर जब हमने उसको पाउडर बनाया, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट गया, तो छोटे छोटे टुकड़ों का जब हमने सरफेस एरिया निकाला तो हमने क्या देखा कि वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मतलब पाउडर के तौर पर अगर हम कैटलिस्ट को यूज करें तो सरफेस एरिया में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और चूंकि कैटालिसिस जो है वो सरफेस पर होने वाली प्रक्रिया है, सरफेस एरिया बढ़ने से कैटालिसिस की स्पीड बढ़ जाती है। यही वजह है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो ठोस की जगह पाउडर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि पाउडर के रूप में इस्तेमाल करने से सरफेस एरिया में वृद्धि हो जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, और इसी वजह से कैटलिस्ट को सॉलिड की जगह पाउडर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? अब क्यों हो जाता है पाउडर के रूप में सरफेस एरिया बढ़ जाता है? तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। आगे एक टॉपिक आएगा एक्टिव साइट्स, या जिसको हम बोलते हैं सक्रिय केंद्र। आप केवल याद रख लीजिए कि सक्रिय केंद्र एक टॉपिक है, उससे इसका रिलेशन है। बट अभी फिलहाल आपने क्या सीखना है कि अगर कैटलिस्ट को बड़े टुकड़े के स्थान पर पाउडर के रूप में इस्तेमाल करें तो ऐसा करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और चूंकि उत्प्रेरण की जो घटना है वो पृष्ठीय घटना होती है, सरफेस पर आधारित घटना होती है, इस वजह से पाउडर के रूप में कैटलिस्ट को यूज करने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। एक यहां पर और मिलता जुलता पॉइंट है कि उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी सक्रियता उतनी अधिक होगी, ये तो ठीक हो गया। सूक्ष्म वितरित अवस्था ये उसी से रिलेटेड है, ये दोनों पॉइंट उससे रिलेटेड है। यहां पर एक चीज और सिखा दें कि उत्प्रेरक जो है वो एक चिकना उत्प्रेरक है और एक खुरदरा उत्प्रेरक है। तो जो खुरदरा उत्प्रेरक है वो ज्यादा बेहतर वर्क करता है। मतलब एक उत्प्रेरक लिया बिल्कुल जिसकी सरफेस एकदम चिकनी है, स्मूथ है, तो हमने क्या देखा कि वो उत्प्रेरक प्रभावशाली नहीं होगा ज्यादा। अगर उसी उत्प्रेरक को हम जमीन पर रगड़ दें, उसमें कुछ नोक खुरदरापन आ जाए और फिर डालें, तो हम देखेंगे कि वो कैटलिस्ट ज्यादा प्रभावशाली तरीके से रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, रिएक्शन को उत्प्रेरित कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खुरदरे उत्प्रेरक पर सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है। सक्रिय केंद्र क्या होते हैं ये हम आपको आगे सिखा रहे हैं। तो सक्रिय केंद्र की संख्या बढ़ने से खुरदरा उत्प्रेरक बेहतर काम करता है इन कंपैरिजन टू स्मूथ कैटलिस्ट के, या चिकने उत्प्रेरक की तुलना में खुरदरा उत्प्रेरक बेहतर कार्य करता है। ये एक पॉइंट मिसिंग है, इसको आप लिख लीजिएगा। यहां पर नेक्स्ट है तापमान की वृद्धि करने पर उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता सामान्यतः बढ़ जाती है। जनरली होता यह है कि कोई कैटलिस्ट है वो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, अगर हम तापमान में वृद्धि करेंगे तो तापमान में वृद्धि करने से क्या होता है, एक्टिव साइट्स के मान में थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड वगैरह टूटने की वजह से सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ती है। तो जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं उनमें सामान्य तौर पर देखा जाता है कि तापमान बढ़ाने से, सक्रिय केंद्र की संख्या बढ़ने से जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, सक्रियता उसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर उत्प्रेरक हाई तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर ही बेहतर उत्प्रेरक होगा, ऐसा नहीं होता है। हर उत्प्रेरक का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पर वो बेहतर काम करता है, जिस पर वो बेहतर उत्प्रेरित करता है। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर या अनुकूलन तापमान। और ये अनुकूलन तापमान कहाँ देखा जाता है? सॉलिड कैटलिस्ट के लिए। अगर मान लो हमारे जो कैटलिस्ट हैं वो कोलाइडल स्टेट में है, कोलाइडी अवस्था में है, तो फिर वहां पर तो तापमान बढ़ाने से तो उसकी सक्रियता नष्ट हो जाएगी। तो ये कह देना कि तापमान बढ़ाने से हमेशा सक्रियता बढ़ती है, ये गलत होगा। हाँ, सॉलिड कैटलिस्ट में ये देखा जाता है कि सामान्य तौर पर यदि हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो उसकी सक्रियता बढ़ती है। मगर
हर तापमान पर सक्रियता नहीं बढ़ती है, हमेशा तापमान बढ़ाने पर सक्रियता नहीं बढ़ती है। किसी विशेष तापमान पर जिस उत्प्रेरक की सक्रियता अधिकतम होती है उस तापमान को हम बोलते हैं अनुकूलन तापमान, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और अगर लिक्विड स्टेट की बात करें, मान लो कोई कैटलिस्ट है जो कोलाइड अवस्था में है। कोलाइड अवस्था क्या होती है हम आगे सिखाएंगे। कोई अगर कैटलिस्ट है जो कोलाइड अवस्था में है तो वो कोलाइड अवस्था में क्या करेगा, उत्प्रेरक का काम वो भी करेगा, मगर अगर हम वहां पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें कोआगुलेशन की प्रोसेस हो जाएगी। कोआगुलेशन हम आगे पढ़ाएंगे। तो स्कंदन की प्रक्रिया होने की वजह से उसकी जो कैटालिसिस पावर है, जो उसकी उत्प्रेरण क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये ओवरऑल पॉइंट्स थे। ये सारे पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कैटलिस्ट को समझने के लिए आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से आना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिएगा और डिटेल में हर पॉइंट का डिटेल बनाते जाइएगा। इस ग्राफ को आप समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। आपको ये चीज़ पर जो भी डाउट्स होंगे वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर कर दूं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।